करीब 11 महीने पहले सोनम और राजा रघुवंशी की एक कहानी आपने सुनी होगी, जहां सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर जाती है और वहां से उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। करीब 11 महीने बाद फिर से एक ऐसी ही कहानी सामने आती है। 18 जून की सुबह एक लड़का और एक लड़की, जिनका नाम था केतन अग्रवाल और सिया गुप्ता, दोनों पुणे के रहने वाले थे और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो परिवार वाले हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ के। इन दोनों की शादी होने वाली थी, केतन की और सिया की। दोनों की सगाई फरवरी में हो चुकी थी और इनकी शादी नवंबर में होनी थी। तो ये दोनों लोहागढ़ किले पर घूमने के लिए जाते हैं। लोहागढ़ किले पर जो उस किले की ऊंचाई है वो करीब 350 फीट ऊंचा है। तो जब ये दोनों वहां जाते हैं तो केतन वहां जाकर के ट्रैकिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन ट्रैकिंग के दौरान अचानक से वो ऊंची उस खाई में गिर जाता है, उस ऊंचे पहाड़ से उस गहरी खाई में गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सिया वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि केतन का पैर यहाँ से फिसल गया और वो नीचे गिर गया। फिर उसके बाद में उसके घर वालों को बुलाया जाता है। आसपास में जो लोग थे, जो गार्ड थे, वो आते हैं, वो फोन करते हैं उसके घर, पुलिस के पास भी फोन करते हैं। तो वहां मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं पुलिस वाले उस सिया से। सिया बताती है कि केतन मेरे साथ आया था और यहाँ पर वो ट्रैकिंग कर रहा था, लेकिन ट्रैकिंग के दौरान अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। अब वहां रेस्क्यू टीम लग जाती है और उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है। केतन को पूरे दिन ढूंढा जाता है, लेकिन केतन की जो बॉडी थी वो नहीं मिलती है। अगला दिन आता है, फिर कोशिश की जाती है, लेकिन अगले दिन उसकी जो बॉडी थी वो मिल जाती है। अब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। दूसरी ओर पुलिस पूछताछ करके, क्योंकि बताया था पुलिस को कि अचानक से वो गिर गया, गिर करके उसकी जो है वो मौत हुई है। तो उसे जो है वो केस जो दर्ज किया जाता है वो एक्सीडेंट का केस मान करके उसे दर्ज किया जाता है। अब सिया अपने ससुराल पहुंचती है। दुख का माहौल था, सभी लोग उसको लेकर के कहीं ना कहीं उसकी बदनसीबी को कोस रहे थे और कह रहे थे, यार अब इसकी शादी होने वाली थी कुछ दिन बाद और पहले इसके पति का जो है वो डेथ हो गई। इस तरह की चीजें चल रही थी। यानी सिया को लेकर के सब लोग बड़ा चिंता में थे, बड़े चिंतित थे। लेकिन केतन की बहन सिया के पास आती है और उससे पूछती है कि भाभी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि भैया ऊपर ट्रैकिंग करते समय नीचे गिर गए। क्योंकि उसे पता था कि केतन जो है वो ट्रैकिंग में काफी एक्सपर्ट था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? जब ये बात उसने अपनी भाभी से पूछी तो भाभी ने बताते समय 2-3 बार बताया और दोनों तीनों बार अलग अलग तरीके से बताया, जिससे उसे शक हुआ कि कहीं ना कहीं जो सिया है वो झूठ बोल रही है। अब जो केतन की बहन थी वो अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि पिताजी, ऐसे ऐसे भाभी जो है वो कभी कुछ बता रही है, कभी कुछ बता रही है, मुझे शक हो रहा है। केतन के पिताजी कहते हैं, मुझे तो पहले से शक था। अब दोनों थाने पहुंचते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। जब पुलिस के पास जाते हैं, थाने में एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करते हैं, तो वो कहते हैं कि यार ये तो एक्सीडेंट का केस था, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ये कोई ऐसी मौत वौत का कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि किसी की हत्या की गई है यहाँ पे। तो शुरुआत में नहीं मानते, लेकिन वो बार बार कहते हैं उन्होंने पहले भी ऐसे केस देखे हुए थे। सोनम और राजा रघुवंशी का केस पुलिस ने सुना हुआ था। तो अब वो कहते हैं हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो अब पुलिस भी जांच में लग जाती है और जांच करना शुरू कर देती है। सबसे पहले, क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि हमें शक है कि सिया ने ये सब कुछ किया है, तो पुलिस सबसे पहले सिया का जो फोन था उस फोन के कॉल रिकॉर्ड को निकालना शुरू करती। पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते हैं तो पता लगता है कि एक नंबर पर बार बार कॉल की जा रही है। यानी पिछले 6 महीने में उस नंबर पर करीब 330 घंटे से भी अधिक बात की गई है। अब उस नंबर का पता लगाया जाता है, सर्च किया जाता है कि ये नंबर किसका है। तो पता लगता है कि उसी शहर के एक बिजनेसमैन का ये नंबर है, जिसका नाम है चेतन चौधरी। एक तरफ चेतन चौधरी का नाम आ चुका था सामने, दूसरी ओर सीसीटीवी वहां से खंगालना शुरू किए जाते हैं। तो जो लोहागढ़ किले के आसपास सीसीटीवी कैमरा थे, उन कैमरा की जो रिकॉर्डिंग थी, जो फुटेज थी, उसको निकाला जाता है। उस कैमरा की फुटेज में फर्स्ट टाइम में कुछ भी पता नहीं लगता कि कुछ है या नहीं है। लेकिन फिर से टीम लगातार उसको गहन उनकी देख रेख कर रही थी। तो एक और वीडियो सामने आता है। वीडियो क्या था कि जब ये दोनों सिया और केतन वहां से निकल रहे थे या वहां जा रहे थे, वहां पर चल रहे थे उस लोहागढ़ किले के अंदर,
तो वहां एक शख्स दिखाई देता है जो एक हुडी पहने हुए था। हुडी मतलब ऊपर एक कैप होता है इस तरह का, एक टी शर्ट टाइप की होती है, जैकेट टाइप की होती है, जो सर्दियों के समय में पहनी जाती है। तो पुलिस का दिमाग यहीं से खराब होना शुरू होता है कि यार ऐसा कैसे, ऐसी इतनी गर्मी में कोई भी कैसे हुडी पहनकर घूम सकता। तो एक तरफ चेतन का नाम सामने आ चुका था, चेतन चौधरी, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आया था। दूसरी तरफ ये व्यक्ति जो हुडी पहनकर ऐसी गर्मी में वहां घूम रहा था। तो अब पुलिस को शक होता है कि हो ना हो ये एक हत्या है। तो अब पुलिस क्या करती है, उस चेतन की लोकेशन ट्रेस करना शुरू करती है, उस दिन की लोकेशन निकालती है। जब उस चेतन की लोकेशन निकाली जाती है तो वो लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि उसके घर की ही लोकेशन थी, यानी चेतन कहीं नहीं गया था। तो पुलिस कहती है यार शायद हो सकता है कि हमारी जो जांच चल रही है वो कहीं गलत रास्ते पर जा रही है, जिस पर हम शक कर रहे हैं वो तो अपने घर ही था। तो पुलिस फिर एक बार सोचने पर मजबूर होती है। लेकिन जब फिर से एक बार सिया का जो फ़ोन है वो देखा जाता है तो उस दिन एक नए नंबर से, जो बिल्कुल नया नंबर था, उस नंबर से एक कॉल आई हुई थी और इधर से सिया की तरफ से भी कॉल की गई थी। तो अब पुलिस उस नंबर की जाँच करती है। तो उस नंबर को जब जब ट्रेस करते हुए पुलिस पहुँचती है तो वो नंबर निकलता है एक एम्प्लॉयी का। वो एम्प्लॉयी कोई और नहीं था, वो चेतन चौधरी का ही एक एम्प्लॉयी था। उससे पूछा जाता है कि भाई ये फ़ोन नंबर तुम्हारा वहाँ क्या कर रहा था? तो वो बताता है कि उस दिन जो है मुझसे चेतन चौधरी जो हैं वो इस फ़ोन को माँग करके ले गए थे। उन्होंने कहा था मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, मुझे अपना फ़ोन दे दे, मैं कहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अपना फ़ोन दे दिया था। तो इसके बाद पुलिस चेतन को उठा लेती है और चेतन को उठा करके अपने साथ थाने में ले जाती है और अपने तरीके से पूछना शुरू कर देती है। अब चेतन सब कुछ सच-सच बताना शुरू कर देता है। जिसके बाद पुलिस सिया को उठाने के लिए सिया के घर पहुँचती है, उसके ससुराल पहुँचती है। सिया से जाकर के कहा जाता है कि कुछ पूछताछ तुमसे करनी है, उस केतन के मर्डर को लेकर के या केतन की हत्या को लेकर या केतन जो वहाँ से गिरा है उस पूरी घटना को लेकर के कुछ पूछना है। सिया को लगता है कि नॉर्मल सी जाँच होगी, चलो ठीक है, चलो पूछ लेना जो पूछना है। लेकिन जैसे ही सिया वहाँ से आती है और सिया की मुलाकात सामने खड़े एक लड़के से होती है जिसका नाम था चेतन चौधरी। अब सिया घबरा जाती है, वो कहती है शायद ये पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है और सिया से कहती है कि अब जो भी कहानी है वो सच-सच बता दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सिया ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। सिया बताती है कि पिछले साल दीपावली के दौरान सिया और चेतन की मुलाकात हुई थी। यानी इसकी जो मुलाकात है सिया की वो चेतन चौधरी से हुई थी, पिछली दीपावली पर। मुलाकात धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। दूसरी ओर इसी साल चेतन सॉरी केतन अग्रवाल और सिया गुप्ता, इन दोनों के पिताजी गहरे मित्र थे। इनकी दोस्ती पिछले 30-35 साल से थी। ये दोनों चाहते थे, केतन के पिताजी ये चाहते थे कि मेरे लड़के की शादी जो हो, वो मेरे दोस्त की ही लड़की यानी सिया से हो जाए। तो वो दोनों मिलकर के इन लड़के और लड़कियों से नहीं पूछते किसी से, वो खुद से ही शादी तय कर देते। लेकिन बाद में उन्हें पता लग जाता है कि सिया की और केतन की शादी जो है एक-दूसरे से तय कर दी गई है। लेकिन ये सिया को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सिया इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन घरवालों से भी साफ इनकार नहीं कर सकती। अब फरवरी में इनकी सगाई हो जाती है दोनों की। सगाई के बाद से ही और ज़्यादा परेशान होने लगती है सिया। सिया अब इतना परेशान होने लगती है कि कहीं भी जब केतन के साथ जाती, तो उसे बड़ी चिढ़ लगती कि मैं इसके साथ क्यों जा रही हूँ, मैं इससे प्यार ही नहीं करती। मैं प्यार तो केतन चौधरी से करती हूँ। धीरे-धीरे शादी की तारीख भी नज़दीक आने वाली थी। 25 नवंबर को ये शादी होनी थी, जिसके लिए जयपुर में 17 करोड़ का एक होटल भी बुक किया गया था। 2 चार्टर प्लेन भी बुक किए गए थे, जो कि पुणे से जयपुर उन सभी रिश्तेदारों को लेकर के जाने वाले। लेकिन सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सिया केतन से पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो कई बार कोशिश कर रही थी कि केतन कैसे भी मेरा पीछा छोड़ दे, लेकिन खुलकर वो नहीं कह पा रही थी। अगर शायद वो एक बार भी खुलकर कह देती, तो केतन खुद से ही जो है उसका पीछा छोड़ दे। अब 31 मई का समय आता है, जब केतन सिया से कहता है कि लोहागढ़ किला चलोगी तुम घूमने के लिए? मैं वहाँ ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना हो, तुम्हें अच्छा लगे तो चलो। तो पहले शुरुआत में मुझे लगता है कि यार मैं इसके साथ क्यों ही जाऊँ? लेकिन वो एक बार कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब वो दोनों लोहागढ़ किला पहुँच जाते हैं। ये बात है 31 मई की।
जब दोनों लोहागढ़ किले पहुंचते हैं तो लोहागढ़ किले की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, करीब 350 फीट उसकी ऊंचाई है। जब उस ऊंचाई पर वो पहुंचती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है सिया के। सिया कहती है कि अगर यहां से इसे फेंक दिया जाए केतन को ऊपर से, तो देखने में ये हादसा लगेगा और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। ये उसके दिमाग में आइडिया आ चुका था 31 मई को ही। लेकिन उस दिन वो वापस आ गए, वो काम नहीं हो पाया जो काम वो चाहती थी, जो ऊपर से उसे धक्का देना चाहती थी वो धक्का नहीं दे पाई, तो घर आ जाती है वापस। अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं, 6 जून का समय आ जाता है। केतन, उसकी बहन और सिया और उसके फैमिली के कुछ मेंबर ये इंडोनेशिया जाने वाले थे कुछ समय के लिए। लेकिन सिया नहीं चाहती थी कि वो इंडोनेशिया जाए केतन के साथ। तो अब ये प्लानिंग करती है कि कैसे इस फ्लाइट को रोका जाए, कैसे हम जाने से रोके जाएं। कोशिश करती है, प्रयास करती है, लेकिन सभी लोग मिलकर के, क्योंकि इनकी फ्लाइट शाम को थी, शाम को 6 बजे ये फ्लाइट थी, नहीं 6 जून को करीब 6-7 बजे शाम का समय था, कोई फिक्स मेरे को टाइम नहीं मालूम है, अभी देखा था मैंने मेरे को, लेकिन फिक्स टाइम नहीं पता है, शाम के समय की फ्लाइट थी। तो ये सभी लोग घर से निकलते हैं गाड़ी से, और घर से निकलने के बाद एक होटल में रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं। वहीं सिया के दिमाग में आता है कि मैं क्यों ना केतन के पासपोर्ट को गायब कर दूं, अगर उसके पासपोर्ट को गायब कर दूंगी तो शायद हम नहीं जा पाएंगे इंडोनेशिया। तो ये वॉशरूम का बहाना लगाती है और कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और आप चलिए खाना खाइए। तो ये वहां से आती है और गाड़ी में एक अटैची में कुछ पासपोर्ट रखे हुए थे, कुछ कागज थे, कुछ कैश था, ये सब चीजें रखी हुई थी। तो वो केतन का पासपोर्ट उठाती है और केतन के पासपोर्ट को जाकर के वॉशरूम में फाड़ करके फ्लश कर देती है। फ्लश करने के बाद वापस आकर के खाने की टेबल पर बैठती है और फिर से वो एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। जब एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तो सभी लोग अपने 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 जो पासपोर्ट थे उनको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी पासपोर्ट थे, लेकिन एक पासपोर्ट उसमें से गायब था। वो पासपोर्ट था केतन अग्रवाल का। केतन अग्रवाल का पासपोर्ट वहां नहीं था, लेकिन केतन अग्रवाल बार बार कहता है कि यार मैंने तो पासपोर्ट यहीं रखा था, मैंने तो सारे के सारे पासपोर्ट चेक किए थे जब घर से चला था, तो वो कहाँ गया। सिया बहाने लगाने का प्रयास करती, वो कहती है कि शायद तुमने रखने का प्रयास किया होगा लेकिन वो नहीं रख पाया होगा, शायद घर होगा, जाके देख लेंगे। वो वापस आते हैं, घर आकर के देखते हैं तो घर पे भी पासपोर्ट नहीं मिलता, तो वो प्लान जो है वो कैंसिल हो जाता है। फिर दिन बीतते जाते हैं, समय आता है 14 जून का। सिया और केतन दोनों मिलकर के एक बार फिर से लोहागढ़ किले की तरफ जाते हैं, क्योंकि सिया ने पहले ही प्लानिंग बना ली थी कि मैं यहाँ लोहागढ़ किले पर लेकर के आऊंगी और इसे नीचे गिरा दूंगी। फिर कहती है एक बार चलो वहां चलते हैं लोहागढ़ किले घूमने के लिए, और फोटो वगैरह खींचेंगे, तुम ट्रैकिंग कर लेना वहां पे। वो कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना लोहागढ़ किले जो है निकल जाते हैं। तो जैसे ही केतन खाई, या मैं कहूँ उस पहाड़ पर उस खाई के पास पहुंचता है, तो तुरंत जो सिया थी वो उसे धक्का दे देती है। लेकिन जैसे उसे धक्का देती है तो वो पूरे तरीके से, धक्का इतना तेज नहीं था कि वो नीचे गिर जाता, वो फिसल जाता है और झाड़ियों में जाकर के अटक जाता है। वो वापस बाहर निकलता है और कहता है कि सिया तुमने क्या कहा, क्या किया ये। ऐसा कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले सिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है सांप सांप सांप। और वो कहती है कि यहाँ एक काला सांप था, एक बहुत जहरीला सांप था, मैंने उस सांप को देखा, वो तुम्हारी तरफ आ रहा था तो मैंने तुम में धक्का मार दिया, मुझे पता नहीं था कि उस तरफ खाई है। चलो शुक्र है भगवान का कि तुम बच गए। यह सोच करके जो केतन था वो बहुत खुश होता है कि मेरे होने वाली पत्नी ने मेरी जान बचा ली। वो आकर के घर बताता है सभी को कि आज तो मैं मर जाता, सांप मेरे को खा जाता, मुझे इस सिया ने बचा लिया। खैर सब लोग सोचते हैं चलो बहुत अच्छा हुआ। सब धीरे धीरे जो है समय बीतता रहता है। 15 तारीख आती है, 16 तारीख आती है, 17 तारीख आती है, लेकिन सिया के दिमाग में वही चल रहा था कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। अब समय आता है 18 जून का। सिया केतन से कहती है कि मुझे लोहागढ़ किले बहुत अच्छा लगा, मुझे लोहागढ़ का किला, और मुझे अपनी शादी शादी की जो शादी करेंगे हम, शादी की जो प्री वेडिंग होगी वही शूट करेंगे हम। यानी पहले जो रिकॉर्डिंग एक मूवी जैसी बन जाती है शादियों की, तो बोला वही रिकॉर्डिंग करेंगे। 19 तारीख को सिया का बर्थडे था। केतन कहता है यार ये बार बार लोहागढ़ जाने की क्यों जिद करती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्यों इसे दुखी करना। अब ऐसा करते हैं कि इसका बर्थडे भी है तो इसको सरप्राइज भी हो जाएगा। चलो ठीक है, हम लोग लोहागढ़ किला चलते हैं घूमने के लिए। उसे ऐसा अंदाजा नहीं था
कि ऐसा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। ये दोनों लोहागढ़ किले पहुंच जाते हैं। सिया ने पहले ही चेतन को तैयार कर दिया था। चेतन जो कि उसका प्रेमी था, उसको पहले ही तैयार कर दिया था, कह दिया था उसे कि मैं उसे लोहागढ़ किले लेकर के आऊंगी, तुम्हें साथ देना है इसको धक्का लगाने में, क्योंकि मैं अकेला धक्का मारूंगी तो शायद ये नीचे ना गिर पाए। एक दिन बच गया है और दोबारा ऐसा हुआ तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो चेतन कहता है ठीक है, तुम वहां लेकर के पहुंचो, मैं आ जाऊंगा। तो अब उसे मैसेज आता है इंस्टाग्राम के थ्रू, कहा जाता है कि मैं लोहागढ़ के लिए निकल चुकी हूँ, तुम भी आओ। तो उधर चेतन चौधरी भी हुडी पहन करके निकल जाता है, लेकिन क्योंकि पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था, समझदार था, अच्छे घर से था, उसे पता भी है कि मोबाइल अगर अपना साथ में लेकर के जाओगे तो ट्रैक हो जाएगा। तो वो अपना फोन वहीं रख देता है और अपना एम्प्लॉय, एक लड़का एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय का फोन ले लेता है, साथ में उस फोन को लेकर के जाता है, उसमें अपनी इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन करता है। और अब ये बातें जो कर रहे थे वो इंस्टाग्राम पर ही बातें कर रहे थे दोनों। अब ये धीरे धीरे वहां पहुंच जाता है। इसके सामने चेतन और सिया थी। सिया अपने फोन से मैसेज करती है कि जैसे ही मैं एक ऊंची हाइट पर पहुंचूंगी तो मैं एक मैसेज करूंगी, तुम आना और दोनों मिलकर के इसमें धक्का लगा देंगे। तो ये ऐसा ही होता है प्लानिंग के थ्रू। बिल्कुल ये उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक मैसेज किया जाता है इंस्टाग्राम पर, जो कि चेतन चौधरी के पास किया गया था। चेतन चौधरी हुडी पहन करके पास में आता है और दोनों मिलकर के उसमें धक्का लगा देते हैं। लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, वो नहीं बच पाया, वो नीचे गिर गया और 350 फीट गहरी उस खाई में जब गिरा तो उसकी मौत हो गई। प्यारे साथियों, मौत के बाद से ही चेतन चौधरी और सिया दोनों पुलिस की हिरासत में। ये पूरी कहानी थी। इस तरह की कहानियां दोस्तों, ये केवल कहानियां नहीं है, इस तरह की घटनाएं मैं कहूंगा भारत में हर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। गरीब पैसे कमाने के लिए, लेकिन अमीर क्या चाहता है? केवल अपनी थोड़ी सी अयाशी के लिए, केवल क्या मैं ये कहता हूं नॉर्मल सी बात, क्या ये एक सही तरीका है अपने अपने प्यार को पाने का? ये सही तरीका नहीं है। और भी तरीका हो सकता था, दूसरे की जान न जा करके और तरीके हो सकते थे। जैसा कि केतन के पिताजी ने कहा कि अगर मुझे आकर के सिया बता देती तो मैं शादी खुद नहीं करता ये। और मैं मुझे खुद भी लगता है कि अगर सिया खुद केतन से भी कह देती ये बात कि मुझे शादी नहीं करनी, तो खुद नहीं करता। और भी क्या था, दोनों भाग जाते, चेतन चौधरी और श्रिया दोनों भाग जाते घर छोड़कर। लेकिन इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि एक छोटी सी बात तो आप नहीं कह सकते अपने घर वालों से, लेकिन एक इंसान का आप इस एक इंसान की हत्या कर देते हो। इतनी ताकत कैसे आ जाती है? बोला मैं घर वालों की जो है सामना नहीं कर सकता। सामना नहीं कर सकते, तुम दूसरे आदमी को कैसे मार सकते? क्या देश में हो रहा है? मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही हैं। ये एक राजा रघुवंशी या सोनम की ही कहानी नहीं है। हर दिन ऐसी कहानियां आती हैं, जो कहानी वायरल हो जाती है वो कहानी हम सबको पता लग जाती है। गुपचुप तरीके से ऐसी डेली हजारों कहानियां चलती हैं। तो साथियों, सतर्क रहें। अपने आसपास ऐसी अगर घटनाएं हो रही हैं तो उसको नजरअंदाज ना करें। उसके घर वालों को या पुलिस तक सूचना जरूर दें और आप खुद भी बच करके रहें। ऐसा कुछ अगर आपके अंदर भी कुछ प्रेम का भाव है तो उसको अपने घर वालों के साथ बताएं। कैसे भी डील करें, किसी की हत्या तो नहीं करनी चाहिए भाई। अब सोच के देखिए, उसका एक जवान लड़का दुनिया से चला गया और दूसरी ओर ये दोनों क्या करेंगे? जेल में चक्की पीसेंगे, बाहर तो नहीं आ सकते। तो इस तरह के जो कृत्य करने से पहले अगर ये सोच लिया जाए कि हम जो करने जा रहे हैं हम पक्का पकड़ ही जाएंगे, तो शायद ऐसी घटनाओं को अंजाम कोई ना दे। आज की कहानी में इतना ही साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी कहानी ना सुनानी पड़े दोबारा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।